वाराणसी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है। जो रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अब मुझे देने की जरूरत है? यूपी की इस चुनावी महाभारत में एक तरफ भैया और बहन जी थे तो दूसरी तरफ मोदी। लेकिन इस चुनावी संग्राम में योगी जी का एक तीसरा त्रिकोण भी मौजूद रहा है। गोरखपुर में रह रहा है तो जय श्री राम। चुनावी सभाओं में काला चश्मा आंखों पर चढ़ाए जब ये चेहरा मंच पर प्रकट होता है तो सभा में एक सिरहन पैदा कर देता है। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी का एक अहम चेहरा रहे हैं। उन्होंने कहा साहब, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में, भगवान महादेव का मंदिर है महादेवा में, वहां 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। ये क्या स्थितियां हैं? व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने लड़ी अपने विरोधियों के साथ जंगे जुबानी। साथ ही आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्वगिरी की पूरी कहानी और पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि आखिर कैसे चुनावी घमासान के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए योगी। उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। और मैं आभारी हूं आदरणीय गवर्नर साहब का, जिन्होंने कृपा पूर्वक सरकार बनाने के लिए हमें आमंत्रित किया है। राजभवन में गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का अहम शहर है गोरखपुर, और गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ का वो मशहूर मंदिर भी है, जहां एक ऐसा योगी रहता है जो मंदिर की दहलीज पार करते ही बन जाता है राजयोगी। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन 5 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर उन्होंने यह साबित भी किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति के वे ही हैं सबसे बड़े दबंग। योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे उग्र हिंदुत्ववादी नेता की मानी जाती है जो राजनीति की बिसात पर अपने आग बरसाते बयानों के चलते आज हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं। गोरखपुर में रह रहा है तो जय श्री राम। भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोपों को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार विवादों में घिरते रहे हैं। छठे दौर का प्रचार खत्म होने से पहले गोरखपुर में उनका रोड शो विवादों में घिर गया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के इस रोड शो में फूलों की बरसात के बीच जो नारे लगे, उन्होंने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के पक्ष में और मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं और अपने इसी अंदाज में उन्होंने प्रचार के आखिरी दिन जय श्री राम के ये नारे भी लगवाए। जय श्री राम। खास बात यह है
कि ये नारे खासतौर से उन इलाकों में लगाए गए जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। जाहिर है शहर उनका है, लोग उनके हैं, इसलिए इस रोड शो में जलवा भी उन्हीं का था। की नारेबाजी हो रही है, क्या कहें? अब गलत हो रहा, सरासर गलत हो रहा। ये माहौल को बिगाड़ने के लिए हो रहा है। अभी जरा इसमें माहौल बिगड़ सकता है। ये वो पार्टी का नारा लगना चाहिए, तो यहाँ जय श्री राम का नारा। शाह जिंदाबाद करें, मोदी जिंदाबाद करें, और फिरका परस्ती वाला नारा नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई जय श्री राम के नारों को धमकी भरा नारा मानता है तो मुझे लगता है कि ये किसी विकृत मानसिकता का परिचायक है, और यह तो एक लोगों का उत्साह है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन वो महज एक राजनेता ही नहीं बल्कि गुरु गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे योग और साधना में लीन रहने वाला ये योगी सत्ता की दहलीज पर पहुंचकर बन गया एक राजयोगी। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कैसे योगी आदित्यनाथ मदर टेरेसा से लेके सुपरस्टार शाहरुख खान तक पर कर चुके हैं अपने सुलगते बयानों की बमबारी। जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है। उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। ये योग से परहेज है तो भारत का वो कण में शंकर का वास है। और भगवान सूर्य यदि किसी को सांप्रदायिकता नजर आती है तो मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा या वो समुद्र में डूबने के लिए चले जाएं या किसी अंधेरी कोठरी में उनको। कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओं, या कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। याद रखना, संत शक्ति जागरूक हुई थी 6 दिसंबर 1992 को। बाबरी ढांचा सत्यानाश हो गया था, समाप्त हुआ था, और संत शक्ति जागरूक हुई है तो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी उन ढांचों को भी तहस नहस करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत के अंदर असहिष्णुता नजर आती है, तो आखिर सहिष्णुता उनको दुनिया में कहां नजर आती है, उनको ही तो बताना चाहिए। ISIS जो कर रहा है, क्या ये सहिष्णुता है? उनकी पत्नी देश से बाहर जाना चाहती है। ओह, सवाल ये है कि अब कोई जाना चाहता है तो किसी को रोका गया है क्या? किसी को जबरन रोका तो नहीं गया है जाने से। कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए। कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी। लब के नाम पर जिहाद नहीं होगा, ये लब के नाम पर जिहाद यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक नैतिकता के लिए घातक है। ये धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला है। धोखे से, फरेब से, छल से हिंदू बालिकाओं को जिस प्रकार से शिकार बनाया जा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए किसी चाणक्य की आवश्यकता है, किसी चंद्रगुप्त की आवश्यकता है। और देखिए फिर पूरा तमाशा बदलता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों को मूर्तियों पर प्रदूषण दिखाई देता है, क्या अभी बकरीद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए काशी में, उनका खून सीधे गंगा जी में बहा है, क्या वो प्रदूषण नहीं था? जब वही ईसाई बनकर के आ जाता है तब उसको आप फादर और मदर कह करके, कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है और कभी फादर के नाम पर जगह जगह हिंदुओं को
दफनाने की उस साजिश का हिस्सा बनता है। आप लोग यहां बहुसंख्यक हैं, आपको इसका खामियाजा पता नहीं लगता होगा। इस परंपरा को स्वीकार किया, किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही नहीं होना चाहिए जैसे चुनाव के पहले हम लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान अगर टेढ़ी नजरों से देखेगा तो उसकी कमर को तोड़ेंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जो जबरदस्त मार उस पर पड़ी, आज तक वो सीधे खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन ये पहला मौका है जब बीजेपी की नई टीम में वरुण गांधी की बजाय योगी आदित्यनाथ को तरजीह दी गई थी। हिंदुत्व के अपने एजेंडे को लेकर मशहूर रहे योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो उग्र हिंदुत्व के अपने विचारों को लेकर खुलेआम अपनी ही पार्टी से भी भिड़ते नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी ने उन्हें पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का बड़ा दायित्व सौंप दिया है। वहां पार्टी का एक वरिष्ठ विधायक और सबसे सीनियर श्री सुरेश खन्ना जी ने श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नाम का प्रस्तावना रखा है। उसके बाद श्री दारा सिंह जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री एसपी बघेल जी, श्री वीरेंद्र सिरोही जी और मुकुट वर्मा जी और अन्य ऐसा 11 लोगों ने ये प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उसके बाद मैं हमारा जो पार्टी का विधि विधान है उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने, कारण क्या है मेरा दायित्व है। मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक दबदबा पूर्वी उत्तर प्रदेश में माना जाता है, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर इस बार पूरे प्रदेश में उन्होंने धुआंधार चुनावी सभाएं की हैं। मुख्यमंत्री बनने के सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ हमेशा गोलमोल कर देते थे, लेकिन अपने जवाब से वो अपने दिल का हाल भी साफ बयां करते रहे हैं। एबीपी न्यूज के खास शो घोषणा पत्र में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हां, मुझ में मुख्यमंत्री बनने की सभी योग्यताएं हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या 3 योग्यताएं योगी आदित्यनाथ में हैं, तो उन्होंने कहा, मैं तो सर्वज्ञ हूं। आपको क्या लगता है कि 3 विशेषताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में क्या होनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश, हाँ, पहली विशेषता, देखिए, उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक बात। दूसरी, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में एक रचनात्मक सोच उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने और उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम राज्यों में स्थापित करने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। 3 बातें। इन तीनों में आप कितने में फिट हैं? मैंने कहा ना, मैं तो सब में फिट हूं। आप सब में फिट हैं? मैं सब में फिट हूं। और योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि 3 विशेषताएं होनी चाहिए। मैं कर रहा हूं। फिट हैं। मैंने कहा ना, वो हम गोरखपुर में कर रहे हैं, मैं एक सांसद हूं, गोरखपुर में कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये करेगा, उत्तर प्रदेश देश के विकसित राज्यों में आगे बढ़ेगा। सपा बसपा गठबंधन मिलकर के लड़ रहा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, लेकिन डुमरियागंज में सपा और बसपा का गठबंधन हो गया है। और ये गठबंधन इस बात को साबित करता है कि यहां पर होने वाले दलितों पर अत्याचार, सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार कहीं हुए हैं, तो हम यहां पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह यहां पर किसी कस्बे में इस प्रकार की स्थिति नहीं आने दी जाएगी।
अगर किसी ने पलायन करने के लिए मजबूर किया तो वहां पर ईंट से ईंट बजाने का कार्य हमारा कार्यकर्ता करेगा और हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में वहां पर लड़ेंगे। पूर्वांचल के जिस इलाके में योगी आदित्यनाथ का दबदबा माना जाता है, वहां की 49 सीटों में से बीजेपी पिछले चुनाव में सिर्फ 7 सीटें ही जीत सकी थी। और यही वजह है कि यूपी का ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा बन गया था। बीजेपी की तरफ से यूपी चुनाव में सबसे अधिक रैलियां भी योगी आदित्यनाथ ने ही की हैं। तन पर भगवा चोला और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए इस फायर ब्रांड नेता ने दिन भर में 10-10 सभाएं तक की हैं। छठे चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ था। पूर्वांचल के अपने गढ़ में तो योगी आदित्यनाथ ने छोटी छोटी जगहों पर जाकर भी बीजेपी के लिए वोट मांगा। दिलचस्प बात यह है कि जब वो बोलते हैं तो उनके भाषण सुनने वाले अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में लव जिहाद, गौरक्षा और हिंदुओं के पलायन जैसे पुराने मुद्दों पर ही जोर लगाते नजर आए। पीस पार्टी के अध्यक्ष के नाम आज एक नया अलंकर जुड़ा है। बस्ती की एक बालिका के साथ किस प्रकार का व्यवहार इस दरिंदे ने किया है, मुझे लगता है कि इसको तो चौराहे पर इस्लामिक नीति के अनुसार ही, उसके कानून के अनुसार ही इसको सजा देनी चाहिए। तुम जैसे दरिंदों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हम लोग गठित करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बालिकाओं की सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सकेंगे। राजनीतिक दल इसलिए गठित करते हो जिससे मां बहनों का शोषण कर सको, जिससे गरीबों का शोषण कर सको। तुम्हारी राजनीति तुम्हारे ठिकाने लगाने के लिए निश्चित ही कानून के दायरे में तुम आओगे और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा कानून की गिरफ्त से। योगी आदित्यनाथ एक बेहतरीन वक्ता के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। वो हर बात को, हर चीज को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं और उसी हिसाब से फिर उसे बांट भी देते हैं। चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान भी किया है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के कहे मुताबिक ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सरकार चलाते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कहने पर ही मायावती अपनी सरकार चलाती रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव के दौरान ये आरोप भी लगाया कि राज्य में सड़कें सिर्फ मुसलमानों के इलाके में बनती हैं। नवरात्र में डीजे बजाने पर पाबंदी लगाने को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। जाहिर है यूपी चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ अपनी हर बात के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करते नजर आए हैं। प्रतिस्पर्धा चल रही है विकास की नहीं, कौन कितने अधिक मुसलमानों को टिकट दे सकता है। 5 साल तक बहुजन समाजवादी पार्टी ने, 9 वर्षों तक समाजवादी पार्टी ने केवल एक ही काम किया, विकास का नहीं। सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, किसानों के मुआवजे नहीं, किसान को उपज का दाम मिले नहीं, चिकित्सालयों में चिकित्सक तैनात हो, दवा मिले नहीं, विद्यालयों में शिक्षक तैनात हो, ये नहीं। सारे अच्छे सकारात्मक कार्यों में इनका नकारात्मक जवाब आता था। लेकिन इन लोगों ने 5 वर्षों तक तुष्टीकरण के नाम पर समाज को बांटने का काम किया, जातिवाद की राजनीति करके हिंदू समाज को कमजोर किया। उत्तर प्रदेश चुनाव में चुनाव के दौरान विरोधी दल योगी आदित्यनाथ पर चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने विवादित बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ के विवादों का सिलसिला उतना ही पुराना है जितना पुराना गोरखपुर में उनकी राजनीति का सफर रहा है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद तक पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी कोई भी यहां उनका तोड़ नहीं निकाल सकी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने विकास के लिए कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को अपनी राजनीति का हथियार बनाया, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत लगातार बढ़ती चली गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन इस इलाके में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम का अपना एक समानांतर संगठन भी बनाया है। हिंदुत्व के अपने एजेंडे और हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों के बूते ही योगी आदित्यनाथ एक उग्र हिंदूवादी नेता के तौर पर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व और विकास के मुद्दे को लेकर अपनी कुछ घोषित प्राथमिकताएं भी नहीं हैं।
जिसकी वजह से कई बार अपनी ही पार्टी बीजेपी से उनका टकराव होता रहा है। योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में 5 जून 1972 को हुआ था। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री भी हासिल की थी। 80 के दशक में जब देश में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था, उस दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ गए थे। गोरखनाथ मठ के इंचार्ज महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ को अपने साथ गोरखनाथ मठ ले गए और फिर यहीं से उनके संन्यास और राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। एक नियमावली तय हो जाए, अगर माइक नवरात्र में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। शस्त्र अस्त्र के प्रदर्शन पर अगर आपकी दुर्गा पूजा के आयोजनों में प्रतिबंध होना था और प्रतिबंध किया गया, तो आखिर मुहर्रम के जुलूस में भी इस प्रकार की उदंडता को रोक दिए होते, लेकिन नहीं, एक तरफा कार्रवाई होती गई। आप परंपरागत रूप से भी ले गए होंगे अपनी जुलूस को, तो आपको प्रतिबंधित किया गया, आपको प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमों में फंसाया गया। लगातार एक पक्षीय कार्रवाई की जाती रही और दूसरी तरफ जो पुलिस का सिपाही आपके पास आया होगा, मूर्ति की साइज नाप रहा होगा, जमीन के कागज मांग रहा होगा, माइक और डीजे के बारे में पूछताछ कर रहा होगा, वह कभी भी मुहर्रम के मामले में रखी गई ताजिया के स्थल को देखने के लिए कभी झांक के दूर से भी नहीं गया होगा। ये भेदभाव क्यों? क्या सपा ने बांटा नहीं समाज को? मत और मजहब के आधार पर बांटा, अपनी नीतियों को वर्ग विशेष के लिए सीमित करके रख दिया, और यही कारण है कि आज हमें सड़क पर पैसा नहीं दिखाई देता। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ के नाम का डंका बजता है। पूर्वांचल का यह पूरा इलाका जो योगी आदित्यनाथ का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, इस इलाके में करीब 15 लोकसभा की सीटें आती हैं और यहीं से 49 विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचते रहे हैं। पूर्वांचल के कुशीनगर जिले की 7, देवरिया की 7, बलिया की 7, महाराजगंज की 5, गोरखपुर में 9, आजमगढ़ में 10 और मऊ में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इस पूरे पूर्वांचल इलाके में योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक प्रभाव माना जाता है और गोरखपुर लोकसभा सीट से 5वीं बार जीतकर वो अभी भी अजेय बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ एक ऐसे जनाधार वाले नेता माने जाते हैं जिनका हर चुनाव में जीत के साथ अपना वोट प्रतिशत बढ़ता गया है और यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें चुनाव में अपना स्टार प्रचारक बनाकर मायावती और अखिलेश यादव के खिलाफ बड़ा दांव चला था। सुना होगा, एक था कंस, उसने अपने पिता को कैद करके बंद कर दिया, जबरदस्ती गद्दी से उतार करके कैद कर दिया और उसके बाद स्वयं वहां का शासक बन गया मथुरा का। और दूसरा था औरंगजेब, जिस औरंगजेब ने अपने बाप को सत्ता से हटाया और अपने बाप को आगरा के किले में कैद कर दिया। मुझे लगता है कि तीसरा नाम उस श्रेणी में कोई जुड़ रहा है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जुड़ रहा है, जिन्होंने अपने पिता को एक टूटी हुई साइकिल से भी उतार करके बाहर कर दिया है। बुढ़ापे में लोग सहारा देते हैं, कोई भी बुजुर्ग उनका सम्मान देते हैं। भारत सरकार कह रही है कि हम वृद्ध और विधवाओं को पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, 300 से बढ़ाकर के 1000 रुपया करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन वारे अखिलेश, आपने अपने बुजुर्ग पिता को साइकिल से भी उतार करके ऐसे बिठा दिया कि बेचारा प्रचार के लिए कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं निकल पाए। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में अपना पहला कदम 1998 में रखा था, लेकिन अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ वो 4 साल पहले 1994 में
तब बने थे जब उन्होंने गोरखपुर के गोरखनाथ मठ में अपना पहला कदम रखा था। गोरखपुर का ये गोरखनाथ मठ सैकड़ों एकड़ जमीन में फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति को समझने के लिए इस गोरखनाथ मठ का इतिहास भी जानना जरूरी है। दरअसल 8वीं सदी में मत्स्येंद्र नाथ नाम के एक संत ने नाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी। मत्स्येंद्र नाथ के बाद उनके शिष्य गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को पूरे देश में संगठित किया था। इस गोरखनाथ मंदिर और मठ की स्थापना भी गोरखनाथ ने ही की थी। ऐसा माना जाता है कि इसी मठ से पूरे देश में नाथ संप्रदाय का विस्तार हुआ है। नाथ संप्रदाय को जाति प्रथा के खिलाफ एक बड़े सामाजिक आंदोलन के तौर पर भी पहचाना जाता है। यही वजह भी है कि सभी धर्मों के लोग नाथ संप्रदाय में योगी हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी 1 साल तक यहां नाथ पंथ की परंपरा के मुताबिक शिक्षा हासिल की है। 15 जनवरी 1994 को मठ के महंत अवैधनाथ ने उन्हें बाकायदा दीक्षित करके अपना शिष्य बना लिया था और इस तरह 22 साल का नौजवान अजय सिंह विष्ट योगी आदित्यनाथ बन गया था। गोरखनाथ मठ से निकलकर राजनीति में आने वाले योगी आदित्यनाथ पहले योगी नहीं हैं। इस गोरखनाथ मठ का राजनीति में सक्रियता का सिलसिला काफी पुराना है और ये उस वक्त शुरू हुआ जब 1946 में महंत दिग्विजय नाथ ने गोरखनाथ मठ में हिंदू महासभा का अधिवेशन कराया था। महंत दिग्विजय नाथ पहली बार हिंदू महासभा की टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। गोरखनाथ मठ में राजनीति का यह सिलसिला 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। महंत दिग्विजय नाथ के बाद जब महंत अद्वैतनाथ गोरखनाथ मठ के इंचार्ज बने तो वो भी हिंदू महासभा की टिकट पर गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतरते रहे। गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ ने 1986 में विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवाई भी की थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में भी वो हिंदू महासभा की टिकट पर गोरखपुर से चुनाव जीतकर संसद भी पहुंचे थे। लेकिन बाद में महंत अवैधनाथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए थे। 1996 के लोकसभा चुनाव में महंत अवैधनाथ के चुनाव अभियान की कमान योगी आदित्यनाथ ने ही संभाली थी। लेकिन इसके 2 साल बाद जब 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए तो महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना वारिस बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया था और फिर यहीं से योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी नाम का अपना संगठन भी चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 27 जिलों में फैले अपने समानांतर संगठन के चलते वो चर्चा में भी रहे हैं। योगी का हिंदू युवा वाहिनी संगठन धर्म के परिवर्तन के खिलाफ भी जबरदस्त मुहिम छेड़ चुका है। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कई विवादित बयान भी दिए हैं, लेकिन हर नए विवाद के साथ उनकी राजनीतिक ताकत लगातार बढ़ती चली गई है। 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है, वहाँ सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। जहाँ 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहाँ पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम सुरक्षित है, अन्य सभी जातियां सुरक्षित हैं, हर मत मजहब के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है। 26 साल की उम्र में जब योगी आदित्यनाथ सांसद बने तो इसके बाद से उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। लेकिन महाराजगंज जिले के पचरुखिया कांड ने उन्हें पहली बार पूरे देश में चर्चित बना दिया था। 14 फरवरी 1999 के उस दिन समाजवादी पार्टी की तत्कालीन नेता तलत अजीज धर्मपुर में जेल भरो आंदोलन की अगुवाई कर रही थी। पचरुखिया कांड का किस्सा आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। ये गांव में जाकर के कब्रिस्तान में पीपल के पेड़ लगा रहे थे, कुछ कब्जा करने की इनकी नियत थी जो भी थी, और हम लोगों ने धरना दे दिया कि जेल भरो आंदोलन में गिरफ्तारी में जा रहे हैं तो महाराजगंज वहाँ 14 किलोमीटर था दूर, तो यहीं पे हमारी गिरफ्तारी हो जाए। मेन रोड 2 किलोमीटर दूर पचरुखिया से जहाँ हम थे। इनको जब पता चला कि ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है
तो ये बजाय गोरखपुर जाने के, और वहाँ फोर्स लगी थी क्योंकि इन्होंने 4 दिन पहले से ही वहाँ बड़ा उन्माद भड़काया हुआ था। पीएसी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सबका प्रेजेंस था वहाँ पर, सीओ था। उसके बावजूद ये आके और ये इन्होंने गोली चलाई मेरे पर, और उस गोली के उसमें मेरा जो अंगरक्षक था उस वक्त, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव, 26 साल का नौजवान लड़का, वो मारा गया। हेड इंजरी, इन्होंने मुंह पर गोली लगाई, उसकी चलाई। पचरुखिया फायरिंग कांड में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला और फिर इसके बाद से उनको लेकर विवादों और आरोपों का सिलसिला कभी थमा नहीं। लेकिन गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ के दबदबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1999 के बाद उन्हें गोरखपुर लोकसभा चुनाव में कोई हरा नहीं सका है। एक कायराना हमला, कायर जैसे लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है, नहीं की जा सकती। पीछे से हमला, ये इस्लाम का सैद्धांतिक स्वरूप रहा है और इसका व्यवहारिक स्वरूप भी भारत ने 1300 वर्षों तक झेला है और लगातार आज भी झेल रहा है। घृणा प्रचार अभियान से अल्पसंख्यकों पर हमले, उनके खिलाफ लगातार बयान देने, और जो उनका संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, उनके द्वारा छोटे छोटे मुद्दों को लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने, विभाजन करने, इस प्रक्रिया जो वहाँ पर 1 दशक से चलाई गई, उसके चलते वहाँ के समाज में बंटवारा हुआ, बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई, दर्जनों बार कर्फ्यू लगा गोरखपुर में और आसपास के ज़िलों में। तो जो ये घृणा प्रचार अभियान है उनका अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उसके वजह से वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में सफल होते हैं, वही उनके जीत का सबसे बड़ा आधार है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में खुलेआम मुसलमानों को लेकर तीखे हमले बोलते रहे। वो लव जिहाद और हिंदुओं के पलायन जैसे मुद्दे उठाते हैं। वो सांप्रदायिक दंगों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हैं, हालांकि उनके खिलाफ कई केस भी दर्ज हैं। दंगा भड़काने के आरोप में 10 दिन वो जेल में गुजार चुके हैं। लेकिन ऐसे तल्ख तेवरों के चलते आज योगी आदित्यनाथ की छवि एक उग्र हिंदुवादी नेता की बनी है। कहा कि यहां भेदभाव होता है। मैंने कहा यह भेदभाव तो उनके संस्कारों में है। उन्होंने कहा साहब, देवास शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में, भगवान महादेव का मंदिर है महादेवा में, वहां 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। ये क्या स्थितियां हैं? किसी भी सत्ता के लिए सर्वनाक है अगर वह इस आधार पर मत और मजहब देख करके वह अगर इस प्रकार से शासन की सुविधाएं बांट रहा है। और इसलिए हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, पलटू राम जी को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 19 साल में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व और विकास के डबल एजेंडे के सहारे ही अपना वोट बैंक बेहद मजबूत किया है। आज उनकी छवि बीजेपी के एक ऐसे फायर ब्रांड नेता के तौर पर बन चुकी है जो अपने काम में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करता है, फिर चाहे वो खुद उनकी अपनी ही पार्टी बीजेपी ही क्यों ना हो। हिंदू युवा वाहिनी जो उनका संगठन है, जिसके वो संरक्षक हैं, हालांकि उसको वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक संगठन नहीं है, बल्कि एक बहुत उनका मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्पसंख्यकों पर हमले करने के लिए कुख्यात है। उनका संगठन भाजपा से काफ़ी झगड़े भी इतिहास में होते रहे हैं। वो कई बार संगठन अपने लोगों को जो टिकट दिला पाने में असफल रहे हैं, तो उस पार्टी के खिलाफ ही अपने उम्मीदवारों को भी लड़ाते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की शख्सियत का एक पहलू और भी है। उनके करीबियों का दावा है कि उनमें पहले वाला जोश और जुनून आज भी कायम है। वो सुबह 3 बजे जाग जाते हैं और फिर रात 11 बजे तक उनकी जनसेवा का सिलसिला चलता रहता है। 5:30 बजे वो नीचे एक बार मंदिर में उतरते हैं। मंदिर का पूरा परिसर, जितना विस्तृत परिसर है, करीब 1 घंटा वो मंदिर की व्यवस्था की दृष्टि से टहलते भी हैं, मंदिर की व्यवस्था का निरीक्षण भी करते हैं। फिर वो ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद तैयार होकर के फिर 8 बजे के आसपास नीचे उतरते हैं। फिर भक्तों के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ, सबके साथ उनकी भेंट मुलाकात होती है। कभी कभी तो दोपहर में लौटते हैं, नहीं तो शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक लौटते हैं।
इसके बाद उनकी 9 बजे रात से शुरू होती है अपने विविध जो उनके जिम्मे सामाजिक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, चिकित्सा संस्थाएं, उन संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बातचीत, उनके साथ उनकी दूसरे दिन की समस्याएं, उनका निरादान, और रात के 11 बजे तक तो उनकी ये दिनचर्या चलती रहती है। अब इस तरह का जीवन अगर किसी का है तो स्वाभाविक रूप से यह जीवन योगी का जीवन है। गोरखपुर शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिलों के लिए आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिहार के करीब 5 जिले से भी यहां लोग इलाज कराने और पढ़ाई करने के मकसद से आते हैं। लेकिन इन 19 जिलों के लिए गोरखपुर में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है। दिमागी बुखार से यहां हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है। गन्ने की फसल के लिए मशहूर इस इलाके की ज्यादातर चीनी मिलें आज बंद पड़ी हैं। इस पूरे इलाके में बाढ़ से तबाही भी एक बड़ा मुद्दा है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल है और यहाँ जल भराव एक बड़ी समस्या है। सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए ये समस्याएं एक बड़ी चुनौती रही हैं, जिसके निदान का आज भी लोगों को इंतजार है। आज ये जो सिद्धि हो रही है, इसकी क्रेडिट योगी आदित्यनाथ से लेकर के सारे एमपी, जरा खड़े हो जाए एमपी, यही एमपी है जिन्होंने दिन रात काम किया है। उसके कारण आज एक के बाद एक काम सफल हो रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।